आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्वेश्चन आवर में आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। जब से कश्मीर में बीजेपी से महबूबा मुफ्ती ने अपना रास्ता अलग किया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर में एक अलग बदलाव दिखाई दे रहा है। राज्य में सेना का एक्शन तेज हो गया है और इसी के साथ साथ शुरू हो चुका है एक नया हंगामा। राज्य में जहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 शुरू हुआ है, वहीं कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद के बयान पर हंगामा भी मच गया है। सैफुद्दीन सोज ने जहां कश्मीर की आजादी की बात कहकर बवाल खड़ा कर दिया, वहीं गुलाम नबी आजाद ने सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर सियासत को एक नई हवा दी है। कांग्रेस के नेताओं के इस बयान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमला शुरू कर दिया है। सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ये वो दो नेता हैं जिन्होंने कश्मीर पर विवादित बयान देकर नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सबसे पहले कश्मीर में कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज की बात जरा ध्यान से सुनिए, जो कश्मीरियों की आजादी का खुला समर्थन कर रहे हैं। आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है। कश्मीरियों की आजादी की बात सैफुद्दीन सोज जितनी जोर शोर से कर रहे हैं, उतनी ही प्रमुखता से उन्होंने इस बात को अपनी किताब में उठाया है। सोज ने किताब में पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हिंदुस्तान विरोधी बयान का भी समर्थन किया है। मैं कहता हूँ, मुशर्रफ ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। कांग्रेस में सैफुद्दीन सोज अकेले नेता नहीं हैं जो ऐसी नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने तो सेना के ऑपरेशन पर बयान दिया है, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि जवान 4 आतंकियों को मारते हैं और इस एक्शन में 20 नागरिकों की मौत हो जाती है। उनके एक्शन आतंकियों से ज्यादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलवामा में जवानों ने 1 आतंकी को मारा और 13 नागरिक मारे गए। जाहिर है, सैफुद्दीन सोज हो या फिर गुलाम नबी आजाद, कश्मीर और सेना पर दिए गए बयान को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस तरह के बयान से सेना के मनोबल को ठेस पहुंचती है और इस तरह की आवाज से दुश्मनों को बल भी मिलता है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी मुद्दे पर आज हम एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं, जिसका जवाब आप जल्द से जल्द हमें भेजें। सवाल आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN क्वेश्चन आवर। अपनी राय हमें ट्वीट कीजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का बयान एक सेल्फ गोल से ज्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता, और वो इसलिए क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद के बयान को न सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही अपने राष्ट्रवाद की नीति को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस से माफी मांगने की बात कही है। कांग्रेस अपने नेताओं के बयान के बाद बैकफुट पर है। बयान पर सफाई तो दी ही जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़कर, जिस तरह से हमने आपको बताया, इसे भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, आप इसे 2019 के लोकसभा के चुनाव के काउंटडाउन के तौर पर देख सकते हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी सरकार गिरा दी थी। Congress party has nothing to do with my book. This is my ideas as an individual. कांग्रेसियों ने हमेशा भारत देश और भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये जो उनकी टिप्पणी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। The boys with the guns are represented by Hurriyat Conference. Talk to them. कश्मीर की आजादी पर चाहे सैफुद्दीन सोज का बयान हो या फिर
आतंक के खिलाफ सेना के एक्शन पर गुलाम नबी आजाद के सवाल हो। कांग्रेस नेताओं का बयान उन्हीं की पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। कश्मीर पर दिए गए विवादित बयानों को बीजेपी ने ऐसा लपका कि अब बीजेपी ने इसे बड़े स्तर पर भुनाना शुरू कर दिया है। गुलाम नबी आजाद से लेकर सोज तक के बयान पर बीजेपी ने सीधा कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी की मांग की। क्या मतलब है ये कहने का गुलाम नबी आजाद का? वो क्या संकेत दे रहे हैं? देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते हैं सेना और पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्सेस के जवान और पदाधिकारी। और ये टिप्पणी वो व्यक्ति कर रहे हैं जो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बार बार भारतवर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन निराशाजनक बात और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रीय दल कहती है, वो भी सत्ता की इस होड़ में, इस ट्रैप में फंस गई है कि वो अलगाववाद की और क्षेत्रीय भाषा बोलने लग गई है। अब देश की जनता को फैसला करना है कि क्या यही कांग्रेस विकल्प हो सकती है क्या? मुद्दा राष्ट्रवाद का है, लिहाजा बीजेपी इसे किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि जवाब दें तो क्या दें। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद और सोज के बयान से पल्ला झाड़ लेने में ही भलाई समझी है कि रविशंकर प्रसाद जी की इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को जिस हालत में छोड़ा है, वहाँ जिस तरह नागरिक मारे जा रहे हैं, जिस तरह आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और जिस तरह हमारे वहाँ जवान सैकड़ों में वहाँ शहीद पिछले 3 सालों में हुए हैं, उस पर अगर पीसी करते तो बेहतर होता। ये इस तरह के स्टेटमेंट देना, बयान देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से गलत है। इस बीच कश्मीर की आज़ादी की मांग को सही बताने वाले सैफुद्दीन सोज दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने अपने बयान पर सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने अपने बयान को निजी बताकर कांग्रेस का बचाव किया। कहा मुशर्रफ ने अपने जनरल्स को समझाया, पॉलिटिकल क्लास को समझाया, आज़ादी मुमकिन नहीं है, इसलिए ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें बॉर्डर तब्दील ना हो जाएं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती की तरफ आए। उनका फार्मूला तो एक्सेप्टेबल था। वाजपेयी जी को डिफिकल्टी सिस्टम की थी। कहते हैं एक बार जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। वैसे भी माहौल चुनावी है। 2019 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़कर बड़ा सियासी दांव भी चल दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के इस बयान को बीजेपी भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस को इस बयान के बाउंडर से बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल सूझ नहीं रहा। टीम न्यूज़ नेशन। अभी आखिरकार सोच रहे होंगे कि आखिरकार कश्मीर के मुद्दे पर क्यों इतनी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि पहले ही लिखी जा चुकी है और वो इस तर्ज पर कि जब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय पाया कि अब सहयोगी के साथ सरकार चलाना कश्मीर में आसान नहीं है, यानी कि पीडीपी के साथ, तो बिना किसी वजह को बताए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से सबसे पहले अपने रिश्ते तोड़े। उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की शुरुआत की और फिर इसे एक राष्ट्रवादी मुद्दा बनाकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को 2019 के लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर जनता के सामने भुनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि सेना की इस कार्रवाई का पूरा श्रेय अब सरकार लेना चाहती है। सरकार इस बात को भूल गई है कि 3.5 साल राज्य में बीजेपी और पीडीपी की सरकार रह चुकी है, जहां पीडीपी अलगाववाद का समर्थन खुलेआम करती रही। तब बीजेपी के नेताओं की जबान से कभी कुछ नहीं निकलता था, लेकिन जैसे ही गठजोड़ खत्म हुआ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे हर मुद्दे को लपक कर कश्मीर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। यह राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। साल बदल गए, महीना बदल गया, तारीखें बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो चलते कश्मीर की सूरत। पिछले 3 सालों से कश्मीर इसी तरह आतंकवाद की आग में सुलग रहा है।
पत्थरबाजी जैसी घटनाएं तो मानो रोज की बात है। कश्मीर के हालात दिन ब दिन बेकाबू होते गए। पिछले 3 सालों से राज्य में बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। बीते रमजान के महीने में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में सीज फायर का ऐलान कर सरकार ने बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की। बावजूद इसके आतंकी बाज नहीं आए। मोदी सरकार को इस फैसले पर किरकिरी झेलनी पड़ी। बीजेपी के अंदर से कश्मीर को लेकर आवाजें उठने लगी और बीजेपी ने एक झटके में महबूबा सरकार से नाता तोड़ दिया। हर कोई जानता है कि यह फैसला सियासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन सरकार से अलग होते ही कश्मीर में सेना फिर एक्शन मोड में नजर आने लगी। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। इस बीच कश्मीर के हालात को देखते हुए राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और इस बैठक में सभी दलों को साफ साफ संदेश दे दिया गया कि कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में कोई कमी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 3 विशेष अफसरों की टीम भी जम्मू कश्मीर भेजी जो राज्यपाल की मदद करेगी। केंद्र सरकार के भेजे गए 3 अफसर नक्सल जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। वीरप्पन को मारने वाले तमिलनाडु के अफसर के विजय कुमार को भी मिशन कश्मीर में लगाया गया। मतलब साफ है कि मौके की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब इसका असर नजर आने भी लगा। ये भी तय कि आने वाले दिनों में बीजेपी कश्मीर के मुद्दे को जरूर भुनाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति किस कदर तेज कर दी है, आप इसे समझ सकते हैं इस बात से ही कि कल यानी कि शनिवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जम्मू की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी आतंकवाद पर राष्ट्रवाद की अलख पूरी घाटी में जगाने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है, यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश की है और वो भी चुनावी मकसद से। लेकिन आइए, आज का जो बड़ा सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के बयान से संबंधित है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? सवाल एक बार फिर आपके सामने, क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN क्वेश्चनर अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। और आइए अब बात करते हैं किस तरह से राजनीति में प्रतिस्पर्धा बड़ी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। जैसे ही हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब एक सभा की थी तो 1.25 लाख लोग उनकी रैली में आए थे, शामिल हुए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शनिवार को पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे 1.25 लाख से ज्यादा लोग जुटाए जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को संबोधित करते हुए देखने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 1.25 लाख से कम लोग आए तो बताइए किसकी नाक कटेगी? जाहिर सी बात है, इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब राज्य प्रशासन ने जो किया है वो प्रदर्शित करता है कि राजनीति में आज कोई स्तर रह ही नहीं गया है। राज्य सरकार ने अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी को यह आदेश दिया है कि आप अपने 20,000 छात्रों को रैली में भेजिए। अब जरा आप बताइए, क्या ये तर्कसंगत है? और अगर नहीं तो प्रधानमंत्री जी की रैली में स्वेच्छा जाने की बात होनी चाहिए, आदेश तहत पता नहीं, शायद ठीक नहीं होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी, सुरक्षा भी चाक चौबंद है, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की हाई प्रोफाइल रैली होनी। इस रैली में इंदौर को प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता में नंबर 1 आने पर खिताब देंगे और दूसरा PM आवास योजना को लेकर वितरण के कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में रखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था उच्चतम मापदंडों के अनुरूप हो, लेकिन आम व्यक्ति को असुविधा न हो। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 2,500 के आसपास जवान भी लगाए गए हैं।
साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो सुरक्षा मामलों के हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी अधिकारी हैं, उनको विशेष तौर पे इसमें लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेताओं के सामने बड़ी चुनौती भीड़ जुटाने की है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में 1.5 लाख लोग आएंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर भीड़ जुटाने वाले लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आयोजन में भीड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को इसकी कमान सौंपी गई। इंदौर के नेहरू स्टेडियम की क्षमता 35,000 की है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 लाख के आसपास जो हैं लोग जुटेंगे। दरअसल इन लोगों को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जिला प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी और इसके बाद इस पूरे मामले को जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 20,000 छात्रों के पास की मांग की है, क्योंकि भीड़ जुटाने में कहीं ना कहीं विधायक और जिला प्रशासन नाकामयाब रहे हैं और इसको लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। विश्वविद्यालय 20,000 से ज्यादा छात्रों को लाने का दावा कर रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती इस बात को लेकर ज्यादा है कि कुछ दिनों पहले मंदसौर में जब राहुल गांधी की सभा हुई थी, दावा किया गया था कि उस रैली में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं को हर हाल में भीड़ जुटाना है। अब देखना यह है कि भीड़ कहां से और किधर से आती है। आदित्य सिंह, न्यूज़ नेशन, इंदौर। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती है, तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक घड़ी लगाई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस घड़ी का मतलब क्या है। यह दरअसल काउंटडाउन घड़ी है, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपनी चुनौती के लिए इस घड़ी को देखें कि कैसे चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, एक एक दिन कम होता जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जुटकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दांत खट्टे करने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर अलग तरीके से चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह की तरकीब से क्या वाकई में अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा पाएगी? देखिए, जो काउंटडाउन क्लॉक लगाया था हमने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उसके 4थी वर्षगांठ के दिन लगाया था 13 दिसंबर को गत वर्ष, और इसको लगाने का उद्देश्य यही था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक मोटिवेशन के तौर पर, कि जब हम ये घड़ी लगाएंगे और इसमें उल्टी गिनती शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के कितने दिन शेष बचे हैं शासन में, तो एक तरीके से हम लोगों के कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन होगा और हमारे लिए ये भी एक तरीके से एक तरह का इंस्पिरेशन होगा कि हमें किस तरह से और मजबूती के साथ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है, ताकि जनता के साथ जो विश्वास हमने जीता उसे कायम रख के जनता को न्याय दिलवा सके। अच्छा, वो घड़ी लगाने से, काउंटडाउन दिखाने से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। बड़ा ही हास्यास्पद है। अगर कांग्रेस की ये कार्यशैली है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश के सारे तरफ से जो गायब हो रहे हैं उसका भी यही कारण रहा होगा कि काउंटडाउन लगा के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और आइए जरा बात करते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की, जिन्हें हम चुनकर भेजते तो हैं विधानसभा या फिर संसद भवन में, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। वो दरअसल अपनी ख्वाहिशों के पुलिंदे लेकर आते हैं और कहते हैं सरकारों से कि हमारी ख्वाहिशों को पूरा करो। अब कर्नाटक के मंत्री जी की बात देखिए। जनाब के पास खुद की गाड़ी भी नहीं है कहने को, लेकिन जनाब सरकार की किसी गाड़ी में बैठना नहीं चाहते। उनके लिए टोयोटा इनोवा, जी हाँ बड़ी गाड़ी है, 7 लोग बैठ सकते हैं उसमें, बेकार लगती है उनको फॉर्च्यूनर चाहिए, 35 लाख की गाड़ी आती है। वो इसलिए चाहिए ताकि सरकार ये गाड़ी उनको खरीद कर दे और इनकी ख्वाहिश पूरी करे। जनाब, हमने आपको चुना है ताकि आप हमारी सेवा करें, इसलिए नहीं कि हम अपने टैक्स का पैसा आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लगा दें। लेकिन शायद हिंदुस्तान में यही परिपाटी है, जो मंत्री बन जाता है वही लोगों को चूना लगाने लगता है। इनोवा जो है ना, अनकंफर्ट फील होता है। इन्हें रिक्वेस्ट किया, मैं डिमांड नहीं बोलते उसको। इनोवा नहीं, फॉर्च्यूनर चाहिए। अब सत्ता मिली है तो सवारी क्यों ना हो शाही। कर्नाटक की नई नवेली सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने जमीर अहमद को लग्जरी पसंद है। जनाब को इनोवा अनकंफर्टेबल लगती है तो सरकार के पास डिमांड रखी फॉर्च्यूनर की। दलील ये कि वो बचपन से लग्जरी कारों में घूमे हैं, तो अब क्यों इनोवा में सवारी करें। बड़ा गाड़ी के BMW पूछ रहा हूँ मैं, लेक्सस पूछ रहा हूँ मैं। चलो गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोविजन गाड़ी नहीं है वो अगर मांगूंगा तो गलत है। जो गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोविजन है, जो पुराना गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है, उसके लिए मांगा मैं। मंत्री जी की शाही फरमाइश ने बीजेपी को मौका दे दिया है। राजनीति जारी है।
बीजेपी कह रही है कि बड़ी गाड़ी चाहिए तो मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ देते। A minister should look after the comfort of the voters and the citizens of Karnataka. But here is a minister who is more interested in his comfort than the comfort of the people. चाहे बेशक देश में लाल बत्ती कल्चर खत्म करने की बात हो रही हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए खास होने का एहसास ही शायद सब कुछ है। हालांकि जमीर अहमद को अपनी मांग में कुछ भी गलत नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी हमलावर है और सवाल ये कि आखिर ऐसे सरकार की शाह खर्चे कैसे कम होते। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपने मंत्रियों के खर्चे में कटौती चाहते हैं, लेकिन उनका मंत्री एसयूवी चाहता है। साफ है, जमीर अहमद की मांग ने बीजेपी को एक मौका दिया है कांग्रेस जेडीएस गठबंधन वाली इस सरकार पर हमला करने का। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। हम में से ज़्यादातर लोग जब इनोवा में बैठते हैं तो हमें लगता है कि एक अच्छी गाड़ी है, बैठने में आराम है और आप लंबी दूरी का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटक के मंत्री जी को ये गाड़ी बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, लगती भी होगी, उन्हें आदत है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का। आखिरकार बड़ी बड़ी गाड़ियां सरकार के पैसे पर आएँ, किसे बुरा लगता है? हमें भी नहीं लगेगा। काश हमारी सरकार हमें बड़ी बड़ी गाड़ी तोहफे में देनी शुरू कर दे। आइए बात करते हैं दाती महाराज की, जिनके ऊपर एक के बाद एक लगातार आरोप लगे हुए हैं। रेप के आरोपों के तहत दाती महाराज से क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ की है और अब उनका अलग अलग तरीके का टेस्ट भी किया जाएगा और तब पता चलेगा कि आखिरकार दाती महाराज ने बलात्कार का यह जघन्य अपराध किया है या नहीं। रेप के आरोपी दाती महाराज कर रहे हैं सवालों का सामना। पुलिस जांच कर रही है और मैं जांच में अपना पूरा सहयोग कर रहा हूँ। दाती महाराज और उनके आश्रमों पर पीड़ित लड़की ने फिर उठाए सवाल। ये तो नारी वहाँ से गायब क्यों हो रही है, नारी वहाँ से भाग क्यों रही है, मुझे इसका जवाब चाहिए। आरोप संगीन है। तह तक पहुँचने की कोशिश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम। ये बहुत सारी चीजें जो दाती महाराज ने बताई हैं उसको हमें वेरीफाई करना है। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, खुद को शनि का सबसे बड़ा उपासक बताने वाले दाती महाराज चक्रव्यूह में दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दूसरी बार हाजिर हुए दाती महाराज 9 घंटे से ज्यादा देर तक सवालों का सामना करते रहे। बताया जा रहा है कि दाती महाराज के सामने जब क्राइम ब्रांच की टीम ने सवालों का सिलसिला शुरू किया तब पूछताछ में रो पड़े दाती महाराज। दाती महाराज ने खुद को नागा साधु बताया, लिहाजा दाती महाराज का हो सकता है पोटेंसी टेस्ट। पुलिस ने दाती महाराज से दूसरी बार पूछताछ की है। गुरुवार को दाती महाराज के भाइयों से भी हुई थी पूछताछ। कई सारी ऐसी बातें थी, कंट्राडिक्शन था उनके भाइयों के बयानों में और दाती महाराज के बयानों में, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। आरोपों के बीच क्राइम ब्रांच पर मामले में तेज कार्रवाई का दबाव बन रहा है। महिला आयोग ने मामले में गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि कोई फैसला लेने से पहले वो पूरी तरह छानबीन कर लेना चाहते हैं। कई सारे फैक्ट्स आए हैं, लेकिन वो भी इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे कि मेरा इस वक्त टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि जो तमाम चीज़ें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं उन सबको हम वेरीफाई कर रहे हैं। दाती महाराज से कड़ी पूछताछ, पीड़ित लड़की के आरोप और पुलिस की जांच, इन सब को लेकर साकेत कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस को जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। सोमवार तक पुलिस को पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं जब जनता सड़क पर उतर आती है तो कैसे आखिरकार सरकारों को झुकना ही पड़ता है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 123 की, जहां पर रिहायशी इलाके के बीच में डंप यार्ड यानी कि कूड़ा डंप ग्राउंड बनाने की कोशिश नोएडा अथॉरिटी कर रही थी। 18 दिनों तक जनता का आंदोलन रहा और जन आक्रोश के सामने आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को घुटने टेक नहीं पड़े और आखिरकार इस डंपिंग ग्राउंड को उस जगह से हटाया जा रहा है। समझ में बात यह नहीं आती कि सरकारें बातों को पहले से क्यों नहीं समझती। क्या रिहायशी इलाके के बीच में कूड़ादान बनाया जा सकता है? क्या आप अपने घर के बीच में कूड़ादान बना सकते हैं? और अगर नहीं तो सरकार का यह फैसला कहां सही था? जनता के आंदोलन की हुई जीत। अब नोएडा सेक्टर 123 में नहीं बनेगा डंपिंग ग्राउंड। 18 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद ये जीत की खुशी साफ साफ नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने का फैसला आखिरकार ले लिया गया। हालांकि नोएडा प्राधिकरण ने इसका आश्वासन दिया है, लेकिन मौखिक, जिसकी वजह से लोगों का प्रदर्शन जारी रहा।
हमारा तो मानना यह है, जब तक हमको लिखित रूप में ये नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। अगर ये लोग जल्दी इस पर कोई फैसला नहीं लेते तो हम यहाँ पर जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे, और जो हमारे मंत्री जी महेश शर्मा जी हैं, पंकज विधायक जी हैं, हम उनको काम करने नहीं देंगे। डंपिंग ग्राउंड को लेकर सेक्टर 123 के लोगों का विरोध कई दिनों से जारी था। लोगों की चिंता थी कि जिस तरह से गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ बन गया है, कहीं वैसी भी स्थिति यहाँ भी ना हो जाए। लेकिन अब अथॉरिटी के अफसर भरोसा दे रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। डंपिंग कूड़ा का निस्तारण करेंगे, लेकिन गड्ढा खोदकर गड्ढे को कूड़े से भरा जा रहा है, और अभी 200-300 ट्रक डल गए, बदबू आना शुरू हो गया है, लोग बीमार होने शुरू हो गए हैं। तो ये लगता नहीं है कि ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोक पाए। डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे, एक पहाड़ जैसे नुमा बन जाएगा, जैसे गाजीपुर है। फिलहाल लोगों को लिखित आदेश का इंतजार है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। जाहिर है लोगों की मुहिम रंग लाई। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको पेंसिल्वेनिया की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी बहती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे खिलौने की तरह ये गाड़ी बह रही है, और इस सैलाब में जैसे कि ये गाड़ी बस डूबने को तैयार है। पेंसिल्वेनिया में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। इस बीच कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी, और वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में ये बाढ़ की आफत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। और इससे पहले कि हम कुछ क्षणों के लिए रुकें, आज का सवाल एक बार फिर आपके सामने। क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्वीट के जरिए भी हमसे साझा कर सकते हैं। #NN अपनी राय लिखिए, हमें ट्वीट कीजिए। इस कार्यक्रम में हम उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों के खात्मे के लिए अब ऑपरेशंस में एनर्जी कमांडोज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया जा सके। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए या इसे आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी कमांडोज को अब श्रीनगर पहुंचाया भी जा रहा है। अब कश्मीर घाटी में आतंक की खैर नहीं। अब घरों में दुबके आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान के जाबाजों से आमने सामने की जंग की बजाय बिलों में घुसे आतंकियों का काल अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। नाम है उसका हिंदुस्तान की सबसे उम्दा और घातक फोर्स, जिन्हें देश पर आए हर किसी आतंकी खतरे के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आतंक के खिलाफ जंग में खासियत रखने वाले ये कमांडो चंद पलों में दुश्मन को ढेर करने में माहिर होते हैं। आम लोगों को बंधक बनाकर बैठे आतंकियों को कैसे धूल में मिलाना है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अब यही कमांडो जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में शामिल होंगे। एनएसजी ऑपरेशन को अमली जामा पहनाने की जिस कदर तैयारी हुई है, उससे साफ है कि घाटी में आतंक का सर जहां कहीं भी उठेगा उसे कुचल दिया जाएगा। हालांकि एनर्जी कमांडोज का दस्ता पहले से कश्मीर में मौजूद है और इनके जवान काउंटर टेरर ऑपरेशंस में सेना और पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन का हिस्सा भी बनते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब सीधे तौर पर कश्मीर में एनर्जी की सक्रिय तैनाती का ऐलान किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस का यूनिट माना जाता है, खास एंटी हाईजैकिंग, एंटी प्रिजनर ऑफ वॉर सीजर्स और ऐसे टेररिस्ट के हरकत में जो काम करते हैं, तो ये सरकार ने सोचा है गवर्नर्स रूल के बाद ज़रूर गवर्नर मिस्टर वोरा का सजेशन लेके और परमिशन लेके तो इनको डिप्लॉय करना है कश्मीर में। एनर्जी के कमांडो श्रीनगर के हमहमा में भी पहुंच चुके हैं। हमहमा इलाके में ही बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी है और यहीं एनर्जी कमांडोज का कैंप बनाया गया है। यहाँ एनर्जी के 24 स्नाइपर भी मौजूद हैं जो विशेष अभियानों में हिस्सा लेंगे।
खबर है कि कश्मीर में एनएसजी की सक्रिय तैनाती को गृह मंत्रालय ने पिछले महीने ही हरी झंडी दी थी। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में एनएसजी की सक्रिय तैनाती के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को अक्सर ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां घनी आबादी में आतंकवादी छिपे हुए होते हैं और वहां सुरक्षा बल जब कार्रवाई करते हैं तो आम नागरिकों के जान का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में एनएसजी कमांडोज इन इलाकों में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देकर बहुत कम नुकसान के साथ आतंकवादियों का सफाया कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी महारत है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। कई बार ये आतंकी जंगलों में मारे जाते हैं, लेकिन इन दिनों आतंकी रिहायशी इलाकों में जाकर छिप जा रहे हैं। कई बार ये आतंकी आम लोगों को बंधक भी बनाकर ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। घनी आबादी के बीच किसी मकान में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसमें संपत्ति का नुकसान तो होता ही है, सुरक्षा बलों की जान का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से ऑपरेशन ऑल आउट का सेकेंड वर्जन शुरू किया गया है, तब से सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। घरों में छिपे आतंकियों से निपटने के लिए अब घाटी में एनएसजी के कमांडोज की सक्रिय तैनाती और ऑपरेशन में भागीदारी का फैसला लिया गया है, क्योंकि एनएसजी कमांडोज को हॉस्टेज क्राइसिस से निपटने की विशेष ट्रेनिंग मिली होती है। हेकलर और कोच MP5 सबमशीन गन्स जैसे हथियारों से लैस ये कमांडो बेहद कम नुकसान के साथ आतंकियों को ढेर करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा इनके पास दीवार के आर पार काम करने वाले रडार से लेकर स्नाइपर राइफल और C4 नाम के विस्फोट के इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिली होती है, जिससे मकान को बेहद कम नुकसान के साथ आतंकियों को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा श्रीनगर में अगर एनएसजी कमांडोज की मौजूदगी रहेगी तो एयरपोर्ट की सुरक्षा भी और चौकस हो जाएगी। 34 साल पहले बनाए गए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले भी कई मौकों पर अपनी बहादुरी और खासियतों की परीक्षा दी है। फिलहाल इस फोर्स में करीब 7,500 जवान तैनात हैं। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में एनएसजी के कमांडोज की तैनाती दरअसल आतंकवादियों के लिए एक काल साबित होगी, ये हम सब जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि एनएसजी कमांडोज ने जब भी किसी ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया है तो वो अब बड़ी कामयाबी के साथ उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जैसे कि आप गुजरात के अक्षरधाम आतंकी हमले की बात कर सकते हैं, मुंबई पर जब आतंकी हमला हुआ था उसकी बात कर सकते हैं, या फिर पठानकोट एयरबेस पर जब आतंकी हमला हुआ था और एनएसजी का इस्तेमाल किया गया था। एनएसजी ने अभी तक अपने सभी ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दिया है। कश्मीर में भी उम्मीद यही है कि एनएसजी कम से कम आतंकवादियों के खात्मे में एक बड़ा योगदान करता दिखाई देगा। एनएसजी कमांडो यानी कामयाब ऑपरेशन की गारंटी। इन कमांडोज का दस्ता जहां भी आतंक की जंग के खिलाफ उतरा, वहां उसने कामयाबी हासिल की। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में 24 सितंबर की शाम करीब 4:45 बजे 2 हथियारबंद आतंकी घुस गए थे। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर करीब 30 लोगों को मार गिराया था और 80 लोग जख्मी हो चुके थे। तब रात करीब 10:10 पर एनएसजी के कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू किया था। रात भर आतंकी वहां से भागने का मौका तलाशते रहे, लेकिन एनएसजी के कमांडोज के घेरे से निकलना मुमकिन न था और सुबह सूरज निकलते निकलते 6:45 बजे के आसपास दोनों आतंकी ढेर किए जा चुके थे। लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई में 12 जगहों पर हमला कर दिया था। 164 लोग मारे जा चुके थे और 308 लोग जख्मी हुए थे। एनएसजी कमांडोज ने यहाँ भी मोर्चा संभाला था। 3 दिन के अंदर सभी आतंकी ढेर किए जा चुके थे और 610 बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाया जा चुका था। पठानकोट के एयरबेस पर 5 आतंकियों ने हमला बोला था। आतंकी एयरबेस के अलग अलग हिस्सों में छिपकर फायरिंग कर रहे थे।
कई किलोमीटर के दायरे में फैले एयरबेस के अंदर आतंकियों के खात्मे का ये ऑपरेशन 3 दिन तक चला था, लेकिन एनएसजी के कमांडोज ने सभी 5 आतंकियों को ढेर कर दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि एनएसजी कमांडोज ने अब तक जिस भी आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन किया है उसमें सफलता 100% उन्हें मिली है। उनके कार्यशैली पर कई तरह के सवाल कई बार उठते रहे हैं, लेकिन एनएसजी कमांडोज जब किसी ऑपरेशन पर बाहर निकलते हैं तो उनका सिर्फ एक मिशन होता है, एक लक्ष्य होता है, और वो है आतंकवादी का खात्मा। लेकिन ये करना क्या वाकई में इतना आसान है? आप जानते हैं कि एनएसजी कमांडोज की फहरिस्त में शामिल होने के लिए सुरक्षा बलों के बेस्ट से भी बेस्ट लोगों को चुना जाता है, और अगर आप सबसे आगे नहीं हैं तो आपको एनएसजी में शामिल नहीं किया जा सकता। तो आइए अब आपको दिखाते हैं एनएसजी के कमांडोज कैसे चुने जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। निर्भीक, निर्मम और निस्वार्थ, यही है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की पहचान। एनएसजी का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे एक गैंग पर भारी पड़ता है। एनएसजी कमांडोज की ये महज मनोवैज्ञानिक छवि नहीं है कि उन्हें देखते ही सुरक्षा का एहसास होने लगता है, बल्कि ये वास्तविकता है कि एक कमांडो किसी भी किस्म के खतरे से पार पा लेता है। हिंदुस्तान के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडोज के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है। देश की किसी भी जांबाज फोर्स से अगर कमांडोज फोर्स को कोई चीज अलग करती है तो वो होती है इसकी मुश्किल ट्रेनिंग। किसी भी चुने हुए जवान को एनएसजी कमांडो बनने से पहले 90 दिन की खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी शुरुआत में 20 मिनट के अंदर 26 अलग अलग एक्सरसाइज से एक रंग रूट को 780 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। अगर चुने गए रंग रूट शुरुआत में ही पूरे कोर्स को 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा नहीं करते तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर किसी कमांडो को ए रैंक हासिल करनी है तो उसे ये पूरा कोर्स 9 मिनट के अंदर पूरा करके दिखाना होता है। 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान एक जवान को 50 से 62 हजार जिंदा कारतूस को अपनी फायर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना होता है, जबकि आमतौर पर किसी भी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। एनएसजी कमांडोज को 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट हिट करने की चुनौती दी जाती है। इन सभी टारगेट को एक साथ हिट करने में कमांडोज को 2.5 से 3 सेकंड का ही वक्त मिलता है। अगर कोई कमांडो एक कोशिश में 10 से कम टारगेट हिट कर पाता है तो उसे उतनी ही बार और ज्यादा फायर प्रैक्टिस करनी होती है जब तक वो न्यूनतम टारगेट को ना हिट कर ले। शारीरिक ट्रेनिंग के साथ साथ कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद सख्त होती है। कमांडोज में देशभक्ति का जज्बा, अपने कर्तव्य के निर्वहन और दुश्मन पर हर हालात में जीत हासिल करने की महत्वाकांक्षा भरी जाती है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडोज को बाहरी दुनिया से आम तौर पर बिल्कुल अलग रख दिया जाता है। न उन्हें अपने घर से कोई संपर्क करने की इजाजत होती है और न ही उस कैंप से जहां से वो आते हैं। इन्हीं मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरकर तैयार होते हैं स्टील जैसे मजबूत एनएसजी कमांडो। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 7 दशक यानी कि 70 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक दोनों देश एक दूसरे के साथ कभी चल ना पाए और युद्धाभ्यास ये तो असंभव सी स्थिति है। लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन के तहत अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें एक साथ एक युद्धाभ्यास में शिरकत करेंगी। इस बात की पुष्टि भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज एक साथ किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। जाहिर सी बात है इसकी आवाज और गूंज दूर तक जाएगी, लेकिन क्या ये हमारे राष्ट्रहित में होगा? इसका सवाल या यूं कहें कि इसका जवाब आने वाले कुछ एक सालों में जरूर मिलेगा। बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों की तलाश में हेलीकॉप्टर से फौजी उतरेंगे। आतंकियों के खात्मे के लिए बहुमंजिला इमारत पर कमांडो चढ़ेंगे।
आतंकियों के चंगुल से बंधक को छुड़ाने के लिए जांबाज हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंगलों में एम्बुश लगाकर बैठे आतंकियों पर कैसे हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद करना है, इसका अभ्यास भी वो फौजी करेंगे। लेकिन यह युद्ध अभ्यास मामूली नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के फौजी कंधे से कंधा मिलाकर आतंक के खिलाफ जंग का अभ्यास करेंगे। इसे विडंबना समझा जा सकता है कि दुनिया में आतंक की फैक्ट्री समझे जाने वाले पाकिस्तान के फौजी आतंक से जंग का अभ्यास करेंगे, और वो भी हिंदुस्तान के उन जांबाजों के साथ जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लगातार जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये सच है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे, और ऐसा मुमकिन होगा शंघाई सहयोग संगठन के तहत होने वाले काउंटर टेरर एक्सरसाइज के दौरान। इस साल युद्ध अभ्यास रूस के उराल की पहाड़ियों पर होने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस और चीन की सेना भी शिरकत करेंगी। खासकर दुनिया के बदले हालात में रूस और चीन नहीं चाहते कि एशिया की ये दो ताकतें नेटो के तर्ज पर बनाए गए शंघाई सहयोग संगठन से अलग रहें। लिहाजा पहली बार भारत और पाकिस्तान एक साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। रूस और चीन की कोशिश है कि इस एक्सरसाइज के जरिए सदस्य देशों में काउंटर टेरर सहयोग तो बढ़ेगा, इसके अलावा एशिया में शांति स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 2001 में रूस और चीन की पहल से बनाए गए शंघाई सहयोग संगठन में पहले किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सदस्य थे, लेकिन 2005 में भारत और पाकिस्तान को बतौर पर्यवेक्षक शामिल किया गया और 2017 में दोनों देशों को सदस्य बना लिया गया। रूस और चीन की इस पहल की वजह से शंघाई सहयोग संगठन ऐसा मंच बन चुका है जहां दुनिया की 40% आबादी रहती है और जो दुनिया की जीडीपी में 20% हिस्सेदारी रखता है। भारत को उम्मीद है कि एससीओ के युद्ध अभ्यास में शामिल होने से रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भले ही हालात युद्ध जैसे हों, लेकिन एससीओ के बैनर तले दोनों ही देशों की सेनाएं साझा अभ्यास करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। यह अभ्यास अगर सफल होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में एक परस्पर विश्वास बढ़ेगा, जिसका एक प्रभाव सीमा पर भी देखने को मिल सकता है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय नौसेना को बहुत जल्द ही अमेरिका से 24 सिरकोस्की हेलीकॉप्टर्स मिल सकते हैं। भारतीय नौसेना को ऐसे करीब 100 अमेरिकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर चॉपर्स की जरूरत है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जुलाई को वॉशिंगटन में होने वाली विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात से पहले $2 अरब के इस रक्षा सौदे को मंजूरी मिल जाएगी। एक ऐसा योद्धा जो रहता समंदर में है लेकिन बाहर आसमान से करता है। एक ऐसा योद्धा जो किसी फौज की नेवी के लिए समंदर से लेकर आसमान तक सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है। ये जल, थल और आसमान में कहीं दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसका नाम है सिरकोसी S-70B। ऐसा एक भी हेलीकॉप्टर नौसेना के लिए शान की बात होती है। ऐसा एक भी योद्धा नेवी को जंग के मैदान में बहुत बड़ा संबल देता है। लेकिन अब ऐसे 24 एंटी सबमरीन वॉरफेयर चॉपर जल्द ही इंडियन नेवी की शान बढ़ा सकते हैं। भारतीय नौसेना को इस सिरकोस्की S-70B हेलीकॉप्टर दिलाने के लिए सरकार की ओर से पहल तेज कर दी गई है। भारत की समुद्री सीमा को सिरकोस्की S-70B हेलीकॉप्टरों से लैस करने का मतलब साफ है। समंदर के लहरों से लेकर समंदर के तल तक जहां कहीं भी दुश्मन अपने नापाक साजिशों के तार बिछाएगा, उसके मंसूबों को निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इस हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर 30 जून को होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को जब वॉशिंगटन में निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज, अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिलेंगे तो इस सौदे पर आखिरी मुहर लग चुकी होगी। अगर अब हम ये 24 हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, या मैंने सुना सिकोर्स्की का S-70 की बात हो रही है,
जो अमेरिका में बनता है। तो ये इंडियन नेवी की बहुत ओवरड्यू रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी ये हेलीकॉप्टर लिए जाएँ। इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खासियतों की बात करें तो ये युद्ध से लेकर शांतिकाल में हर चरण पर बेहद उपयोगी है। इसमें पायलट और को पायलट के अलावा एक सेंसर ऑपरेटर और एक वेपन ऑपरेटर सवार होते हैं। इसमें लगे सर्च रडार से ये अपने आसपास हवा में तो दुश्मनों की तलाश कर ही सकता है। इसमें MK-46 नाम के 2 टारपीडो भी लगे हुए होते हैं, जिन्हें ये आसमान में रहते हुए ही समंदर के अंदर पहुंचाकर और अपने आसपास मौजूद दुश्मनों के सबमरीन का पता लगाता है। जैसे ही दुश्मन का सबमरीन इसके सोनार सिस्टम पर आता है, वैसे ही ये टारपीडो फायर कर उस सबमरीन को नेस्तनाबूद कर सकता है। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि आज हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके हिसाब से 2016 में तकरीबन 42 लाख, जी हाँ 42 लाख लोगों की जिंदगी प्रदूषण की वजह से गई है, प्रदूषित हवा की वजह से। और यह खबर हिंदुस्तान के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दुनिया के हिंदुस्तान में है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल हिंदुस्तान में तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषित हवा की वजह से होती है। तो अब आप सोच लीजिए कि आज हिंदुस्तान कितना बड़ा गैस चेंबर बन चुका है और कैसे हम सब अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। और ये बात अलग है कि हमारी सरकारें मूक दर्शक के अलावा कुछ नहीं है। मई के महीने में राजस्थान से आई इस धूल भरी आंधी की तस्वीरें भूलती नहीं। करीब 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ी ये धूल जब नम हवा के साथ मिली तो वो वातावरण में जमकर रह गई। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में इस धूल भरी हवा का कहर ऐसा था कि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM 2.5 का स्तर 18 गुना और 10 गुना तक बढ़ गया था। ऐसी हवा में सांस लेने का क्या नतीजा होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है 2016 में वायु प्रदूषण की वजह से करीब 42 लाख लोगों की जान चली गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क मुख्यालय की ओर से 21 जून को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में दुनिया भर की शहरी आबादी के 91% लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे थे जिसमें PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से ज्यादा था। आधे से ज्यादा लोगों को सुरक्षित मानक से 2.5 गुना ज्यादा PM 2.5 वाली हवा में सांस लेना पड़ा। जरा अंदाजा लगाइए, जब 2.5 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा की वजह से 42 लाख लोगों की जान जा सकती है, तो भारत में 20 गुना और 10 गुना ज्यादा जहरीली हवा में सांस लेने का क्या नतीजा हो सकता है। हवा में बढ़ते जहर के पीछे कार्बन उत्सर्जन बड़ी वजह है और माना जाता है कि शहर में बढ़ती आबादी के कारण वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। और शहरों में आबादी कैसे बढ़ रही है उसके बारे में UN की ही रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 2000 से 2014 के बीच दुनिया में शहरी स्लम की संख्या 28.4 से घटकर 22.8 लाख हो गई है, जबकि इनमें रहने वालों की संख्या 80 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 88 करोड़ 30 लाख हो चुकी है। जाहिर है तेजी से बढ़ती आबादी के कारण शहरों में ज्यादा कार्बन ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है और उससे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं अमेरिका की कार रेस की ये तस्वीर, जहां रेसिंग ट्रैक पर फर्राटे भरती 2 गाड़ियां आपस में जा टकराईं और उसके बाद जो तबाही का तांडव यहां देखने को मिला वो अपने आप में ज़बरदस्त है। और इस रेसर के पिता ने कूद कर ट्रैक पर जलती हुई गाड़ी के बीच में से अपने बेटे को निकालने की कोशिश की। इस घटना में रेसर माइक जोन्स बच तो गए, लेकिन उनका लाइसेंस जब्त कर लिया गया है क्योंकि उनके पिता शॉर्ट्स पहनकर ट्रैक पर पहुंच गए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि अमेरिकन रेस ट्रैक की है। आज हमने आपसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और सवाल हमारा बड़ा सीधा और सपाटा था। हमने आपसे पूछा कि क्या कश्मीर पर विवादित बयान के लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए।
आपने बड़ी संख्या में इसका जवाब दिया है। 93% हमारे दर्शक मानते हैं SMS के जरिए जिन्होंने अपना जवाब भेजा है कि हाँ, कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, जबकि सिर्फ 7% हमारे दर्शक मानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ट्विटर पर 91% हमारे दर्शक मानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, जबकि 9% हमारे दर्शक ट्विटर के जरिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी राय बड़े स्पष्ट तरीके से सामने रखी है। नितिन आनंद जी का कहना है कि गुलाम नबी आजाद को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। नरेंद्र सिंह शेखावत जी लिखते हैं, विवादित बयान देने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक और राय आपके सामने प्रदर्शित करते हैं जो ट्विटर के जरिए हमारे पास आई है। कान्हा तिवारी जी लिखते हैं, माफी से कब तक काम चलेगा, ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। उसके अलावा एक और राय आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। सुदीप मौर्य जी लिखते हैं, कश्मीर पर सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद का बयान देश हित में नहीं है, यानी कि जनमानस आज कांग्रेस के नेताओं के इस बयान के साथ शामिल नहीं है या शिरकत नहीं कर रहा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।